फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 910N का सॉल्यूशन, जिसमें गणित शिक्षण है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। और आपके जो सॉल्यूशंस हैं ये आपके NIOS DLD के बुक से बनाए गए हैं। तो आप अपने सिलेबस और अपने बुक से ज़रूर इसको एक बार मैच कर लें। हमारी तरफ से आंसर्स जो हैं वो दूसरी बुक से बनाई गई हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपके दूसरे सब्जेक्ट के भी डाल दिए गए हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो सब्जेक्ट आपको लग रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं है, तो वो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अधिगमन विधि का आधार जो है वो कौन सा है? तो वो उदाहरण इसका आधार है, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है, द उदाहरण। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, 3/4 x इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स में x का मान कितना होगा? तो x का मान 4 आएगा, ठीक है। अगर x का मान यहाँ पे भी 4 रखोगे और x का मान यहाँ पे भी 4 रखोगे, तो दोनों तरफ जो है 4 माइनस करोगे तो इधर दोनों तरफ 3 3 बचेगा। 3 बराबर 3 होता ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो मैंने जो आंसर बताया ये आएगा, ठीक है। फोर्थ आंसर जो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें भी। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राशि 1/2 और 1/8 का मध्यानुपात आपको निकालना है। तो मध्यानुपात आपका जो होता है एक्स स्क्वायर के रूप में निकलेगा। जो एक्स स्क्वायर के रूप में निकलेगा तो इसका जो मध्यानुपात कितना आ जाएगा, हम क्या करते हैं मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों गुणा करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, और 1/16 का जब अंडर रूट खोलोगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। बस ये है, सिंपल बता रहा हूँ। बाकी इसका फॉर्मूला जो है उसको मैंने नहीं लिखा, मैं बस इस ऐसे ही करना था आपको। तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ आपको थर्ड क्वेश्चन? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, एक गोले का व्यास जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठीय धरातल का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता ही है पृष्ठीय धरातल का क्षेत्रफल जो है इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं है तो 4πr² होता है, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे गोले का जो व्यास है वो 8 है, तो त्रिज्या 4 हो जाएगी। तो फॉर्मूले में रख दीजिए 4π×4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 आपकी त्रिज्या हो जाएगी, आर की जगह 4 रख दिया हमने। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 16 गुणा ये 4 है तो 64 हो जाएगा। 64 पाई जहाँ पे भी आंसर है वो सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आपको कर देना है, ठीक है। 64 पाई जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके देखें हम बात, गणित किट का निर्माण करने वाली संस्था जो है वो NCERT है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद में इंग्लिश वर्जन के लिए वही सेम आंसर टिक किए गए हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा, इसमें 4 आंसर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में आपका 1/4 आंसर आ जाएगा जो मिडल पोर्शन है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है वो 4πr² होता है। और इसमें यहाँ पे NCERT, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये NIOS के DLD बुक से बनाया गया है, आपके MP बोर्ड के DLD बुक से नहीं बनाया गया, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और बुक्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। वो वाली वो घर पे ही हैं सारी बुकें, और मैं आउट ऑफ टाउन चल रहा हूँ 1 हफ्ते तक। इसके बाद में आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पैटर्न 36, 49, 64, 81 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 6 36, ये 7 का स्क्वायर है, 7 7 49, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का, ये 10 का स्क्वायर है। तो 100 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 4000। उसके बाद संख्या 6:24 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो 6 अनुपात जो होता है 24 और समान अनुपात में हो जाएगा आपका 24 लिखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करा है मैंने, ये अभी अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है तो उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है, तो उसमें आपको मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पर है संख्या 6 और 24 का तृतीय अनुपात आपको भरना है केवल, कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है। 96 यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में त्रिभुज के 2 कोणों का योग तो 75 के बराबर है, तो तीसरा कोण 105 अंश का या 105 डिग्री का होगा। गणित की पाठ्य पुस्तक सुगम और सरल होनी चाहिए। ये सारे आंसर्स अभी आप जो देख रहे हैं NIOS DLD की बुक से देख रहे हैं। अगर आपके आंसर्स इसमें से कोई भी मिसमैच होते हैं तो कृपया उसको ज़रूर आपने मैच कर लें। और आपको कोई आंसर बिल्कुल सही पता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ किसी में डाउट है लेकिन आपको उसको पता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि दूसरे स्टूडेंट की आप मदद कर पाएँ, जैसे मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देने हैं। तो पहला है, अचर राशि ये संख्याएँ क्या होती हैं?
तो उस राशि को अचर कहते हैं जिनका मान प्रत्येक गणितीय क्रिया में निहित रहता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है वो कभी बदलती नहीं है। अगर 4 लिखा है तो पूरे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसमें वो 4 ही 4 रहेगा, उसको बदल नहीं सकते, आगे पीछे करके भी वो 4 ही रहेगा, -4 या प्लस कुछ और 4 नहीं कर सकते। तो जो चीज़ राशियाँ जो बदलती नहीं हैं, वो जो इनका मान बिल्कुल निर्धारित रहता है, उनको ही हम अचर कहते हैं। उसके बाद में आपका किसी त्रिभुज के अंतःकोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री आपका सबसे छोटे मान का होगा, मान 1 अनुपात वाला होगा, दूसरा जो होगा वो 60 हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा 90। तो हमको छोटा पूछा है तो 30 डिग्री हमको लिख देना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो आपको सिंपल सा पता है कि तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 1x प्लस आपका 2x प्लस 3x बराबर 180 आपका होता है, अगर आप निकालना चाहें तो। ये हो गया 3 और 2 5 और एक 6x, तो 6x बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 6 कर देंगे तो 6 3 18, 30 डिग्री आ गया। और 30 डिग्री आ गया तो 30 डिग्री में आपका जो 2x है तो 2x कितना हो जाएगा 60 और तीसरा कितना होगा 90। तो आपको आंसर बताना था, जो आपका आंसर हो गया 30 डिग्री। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया है, किसी रेखाखंड को समद्विभाजित करने हेतु किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी रेखा को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें पटरी चाहिए, यानी कि स्केल चाहिए, प्रकार चाहिए यानी कि कंपास चाहिए, और पेंसिल तो होना ही चाहिए। तो जनरली 2 चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती है, पटरी और प्रकार। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद में आते हैं अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। तो वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदय ग्राही तथा बोधमय बनाती हो तथा शिक्षण में मददगार सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो का आंसर यहाँ 5वें का लिखा हुआ है। तो एक ऐसा बस्ता या फाइल जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन काल के विशेष क्षेत्रों यथा मतलब जैसे विद्यार्थी जीवन की उपलब्धियाँ, व्यक्ति से संबंधित समस्त जानकारी हो, पोर्टफोलियो कहलाता है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया इसका पोर्टफोलियो तक का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चंस है जिसके हिंदी में मैंने आंसर्स दिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आंसर्स दे सकता था, लेकिन आपके पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आउट ऑफ स्टेशन। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने हैं मैक्सिमम पॉसिबल टाइम में। तो मैं आपका जो है इसको कर रहा हूँ, एक ही मीडियम में कर पाऊँगा, 2 मीडियम में करने में टाइम लग जाता है। व्हाट इज़ पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न एक श्रृंखला या अनुक्रम है जो दोहराता है, मतलब बार बार आता है। ठीक है, गणित पैटर्न एक ऐसा क्रम है जो एक नियम के आधार पर दोहराए जाते हैं और ये नियम किसी समस्या की गणना हल करने का एक निर्धारित तरीका है। ठीक है, जैसे अभी आपको पैटर्न पूछा था ना, 36 फिर 49 फिर उसके बाद में आपका ये 6 का था, 7 का, फिर 81, उसके बाद में क्या पूछना था आपको बताना था, आपका 100 आना था, है ना। ऐसे पैटर्न है ना, इस तरह का पैटर्न पूछा है। उसके बाद गणित में तर्क से आप क्या समझते हैं। तो गणित में बस आवृत्तियों का निरीक्षण करके ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा सत्य है। इसीलिए गणितीय प्रमाण में तर्क वितर्क के हर चरण ज्ञात और निर्वादित तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। इसीलिए इसका तर्क का जो है महत्व है और गणित में तर्क होना चाहिए। छठा जो क्वेश्चन है, व्युत्क्रमानुपात को उदाहरण सहित आपको बताना है। तो व्युत्क्रमानुपात, अगर पहली राशि की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी राशि की वैल्यू घटेगी, अगर पहली घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, यानी कि ये होता है व्युत्क्रमानुपात, और इसको रेसिप्रोकल इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि अगर ए, हम एग्जांपल दें कि ए जो है ये प्रोपोर्शनल है A/B का, तो इसमें से जैसे अगर हम बात करें ए का मान जितना बढ़ेगा उतना ही बी का कम होगा, या बी का जितना बढ़ेगा उतना ही ए का कम होगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 25वें क्वेश्चन, 25वें और 60 का तृतीय अनुपात आपको निकालना है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 25/60 का निकालना है, जो कि अभी ऊपर हमने ब्लैंक स्पेस भरा था। तो कैसे निकालते हैं इसको, हम क्या करते हैं 25 और 60 का आपको निकालना है। तो इसका समानुपात जो है वो B
और x मान लेते हैं दूसरे को, तो 60 और x लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से लिखते हैं। अगर आपको कोई भी संख्या दी हो तो आपको बस इसी तरह से लिखना है। अगर 5 और मान लीजिए आपको 5 और 8 का निकालना है तृतीय अनुपात, तो 5:8 समान अनुपात फिर से 8 और अनुपात x लिख दोगे, x या c। ठीक है, ऐसे होता है, यानी कि ये एक संख्या दूसरी 2 बार लिखी जाती है जो बाद वाली होती है। तो इसको हमने यहाँ पे 60 वाली संख्या उसको 2 बार लिखा है, 25, 60, फिर उसके बाद में 60 और फिर x। अब इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं 25/60, और इधर को हम लिख सकते हैं 60/x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 × 60/25 बराबर 144। ठीक है, ये आपका जो है 60 × 60/125, और इसको काटोगे जब 36 को, तो 144 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में 90 का आंसर यहाँ पे दिया है। उससे पहले हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां है सममिति अक्ष से क्या समझते हैं। सममिति अक्ष से यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो सममित अक्ष एक ऐसी सीधी रेखा है जो वस्तु को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। सममित अक्ष के दूसरी तरफ एक दर्पण छवि बनती है जो पहली तरफ के छवि की जैसी होती है, यानी कि मिरर इमेज बनता है। ठीक है, ये हो गया इसका 8वें का आंसर। 9वां क्वेश्चन है आकलन का अर्थ आपको समझाना है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 9वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा ऊपर की तरफ। तो 9वें क्वेश्चन में आकलन का आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया से है। ठीक है, और जो है विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। आकलन में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके, यानी कि उनका विश्लेषण करके उनके अंदर जो जो कमियां हैं उसको हम सुधार सकें। ये आकलन का अर्थ हमने आपको बता दिया। इसके बाद आते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है आपका गणित शिक्षण में प्रयुक्त 2 अधिगम सामग्रियों के आपको नाम बताने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, श्यामपट्ट चौक है, वास्तविक वस्तुएं रियल ऑब्जेक्ट्स भी हम दिखाते हैं बच्चों को समझाने के लिए, प्रतिमूर्ति जो मॉडल्स होते हैं उनको दिखाते हैं, चित्र चार्ट और रेखा चित्र बताते हैं, ग्राफ दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गणित शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ हैं। ठीक है, अब आते हैं हम समीकरण को हल करने वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो है ये समीकरण आपको हल करना था। x+2/2 इक्वल्स टू 2x+1/4 को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। हम लिख सकते हैं इसको x+2/2, और यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लूँगा तो ये हो जाएगा, एलसीएम मतलब लघुत्तम ले लूँगा तो ये हो जाएगा 8x+4/4। ठीक है, 8x+1/4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये रहा, इधर आप देख रहे हैं सॉल्व किया हुआ है। इनको मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलने के बाद इधर ये आंसर आएगा, इधर ये आंसर आएगा। अब मैं साइड चेंज कर दूंगा, यानी कि x वाली चीज़ों को एक तरफ ले लूँगा और बिना x वाली को एक तरफ कर दूंगा। उसके बाद देखूंगा कि ये आ गया टोटल -12x, इधर आ गया -6x, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा तो इधर आ गया 12x 6x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/12। 6 से 6 कम 6 दूनी 12, 1/2 आंसर जो है इसका आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। अथवा पार्ट है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यही सेम विधि रहेगी। एलसीएम लेना है और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन देख लिया आपने अथवा में। अब 12वां क्वेश्चन जो है गणित पाठाचार्य की आवश्यकता एवं उपयोगिता आपको बतानी है। अथवा में है गणित शिक्षण में कक्षागत क्रियाओं के पद या चरण आपको लिखने हैं। 12वें क्वेश्चन के बाद चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। जो स्टूडेंट अब क्वेश्चन पेपर को केवल देखना चाहते हैं, जिनको इस क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट थी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम है, इसको आपको डायरेक्ट बुक से उतार देना है, या फिर आप कर सकते हैं सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। हमेशा आमने सामने की साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, जिसके अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं तो इसमें कोई भी 2 आमने सामने की जो कोण होते हैं इनका मान जो है 180 डिग्री हो। अगर इसकी बात करें तो इसका मान 180 डिग्री होता है, और इसका बात करें तो इसकी भी मान 180 डिग्री होता है। 14वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दो गुनी है। पिता की आयु 2 गुनी है, पुत्र की आयु अगर x मानते हैं तो पिता की 2x है। ठीक है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु 12 गुनी थी। ठीक है, 20 वर्ष पहले
यानी कि अभी जो आयु है 2x, इसमें से अगर 20 माइनस कर दें तो उसकी जो आयु थी वो 12 गुना थी। तो इसकी आपको इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद में एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 4 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु लड़के की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। दोनों के वर्तमान आयु आपको बताने हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन ये है आपका। 15वां क्वेश्चन जो है, यदि 40 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत में लाभ हानि की गणना आपको बतानी है। और ऑप्शन में है, निम्नलिखित सारणी में 100 छात्र के प्राप्तांक दिए गए हैं, समांतर माध्य आपको निकालना है। ये रहा, 10 से 25 इनकी लिमिट दी गई है और यहाँ पर यह छात्र संख्या फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं 13 सेमी तथा उसकी परिमाप 36 सेमी है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है अलग होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, नॉर्मल जो त्रिभुज होते हैं उसका होता है 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ हो जाता है, लेकिन आपका 1/2 वाला फॉर्मूला इसमें आइसोसेलेस में नहीं लगेगा। इसके बाद में चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है, प्रत्येक की विशेषताएं लिखते हुए चित्र सहित आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, गणित पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं लिखकर उसके महत्व को आपको समझाना है। 17वें के और पाठ की बात करें तो इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है गणित संग्रहालय और गणित किट पे। ठीक है, मैथ म्यूजियम एंड मैथ किट के ऊपर आपको टिप्पणी यानी कि नोट लिखना है। 18वां क्वेश्चन है, बालकों के रचनात्मक चिंतन के विकास में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट आपको करना है। और ऑप्शन में है, गणित में रचनात्मक चिंतन घटक क्या हैं, इन्हें समझाकर रचनात्मक चिंतन के तत्वों को लिखना है आपको। इसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है जिसकी AB भुजा 4.8 सेंटीमीटर है, AD जो है वो 3.2 सेंटीमीटर है और एंगल A 50 डिग्री है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, मान लीजिए A और B है ये। ठीक है, AB की 4.8 आपको लंबाई ले लेनी है और इसने बोला है एंगल यहाँ पर जो A पर बना हुआ है वो 50 डिग्री है, तो लगभग 50 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा। तो ये 50 डिग्री आपको बना देना है अपने उसकी सहायता से। किसकी सहायता से? D की सहायता से, जो चांद है ना उसकी सहायता से 50 डिग्री का कोण बना देना है। ठीक है, अब इस लाइन को ऐसे सीधा खींच देना है जहाँ तक खींच सकते हैं, थोड़ा सा लंबा। उसके बाद में क्या पूछा इसने, A से जो AB भुजा तो हमने 4.8 की ले ली, AD भुजा जो है वो कितनी है, 3.2 है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है ये, तो जिस एंगल पे ये 50 डिग्री का बना है इसी एंगल पे इधर B पे भी 50 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इधर भी बना देना 50 डिग्री का। और इसने बोला है B से D, A B C और D, तो AD जो है आपका AD भुजा कितनी है, 3.2। तो यहाँ से प्रकार रखना है या स्केल रखना है और यहाँ से 3.2 पे चाप लगा देना है, ऐसे काट देना है, इसको आर्क लगा देना है और ये जो पॉइंट मिलेगा इसी तरह से यहाँ पे लेकर के फिर से एक आर्क लगा देना है और इन दोनों को मिला देना है। तो ठीक है, ये जो त्रिभुज बनेगा ये इस तरह से ये आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। त्रिभुज बोल रहा हूँ, चतुर्भुज। और ऑप्शन में जो है, वेन हाइलीज द्वारा प्रस्तुत ज्यामिति चिंतन के विभिन्न स्तरों का वर्णन आपको कर देना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना, अगर चित्र बना देते हैं तो ये मत करना और ये कर रहे हो तो चित्र मत बनाना। 20वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में गणितीय संप्रेरण की भूमिका को स्पष्ट कर देना है, अथवा में जो है गणित की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों को समझाना है। तो काफ़ी ठीक क्वेश्चन रहे, इसमें थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए और मैथमेटिकल क्वेश्चन कम आए, है ना, मैथ रिलेटेड क्वेश्चन कम आए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए गणित में आपके। तो विषय फ़िलहाल में ये विषय ठीक रहा और इसके आंसर्स आपने देखे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर लें ताकि उनसे भी आप मदद ले पाएँ और वो लोग भी आपकी मदद कर पाएँ। कमेंट सेक्शन में आपके जो भी राइट आंसर्स आपको लगते हैं कि आपको डाउटफुल लग रहा था तो उसका राइट आंसर दे सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट की मदद आप कर पाएँ। ये सारे सोल्यूशंस जो हैं आपके बनाए गए हैं NIOS DLD की बुक से, तो अपने सिलेबस से ज़रूर एक बार मैच कर लें, कंफर्म कर लें। हमारी तरफ से आंसर पूर्ण रूप से सही ही माने जाएंगे, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, स्टेट वाइज बुक भी चेंज होती हैं तो कुछ चीज़ें चेंज मानी जा सकती हैं, लेकिन सब कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। 70 to 80% सेम होता है, बाकी 20% हम मानते हैं कि चेंजेस होते हैं। तो इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, यही आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।